साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं डॉक्टर ग्रियर्सन का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डॉक्टर ग्रियर्सन जी के बारे में। उनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में जो वर्गीकरण उन्होंने किया है उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और डॉक्टर ग्रियर्सन का ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का वर्गीकरण के बारे में आप लोग आज जान लीजिए। इनका जो ग्रंथ है, डॉक्टर ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है, उसमें जो वर्गीकरण किया गया वो 12 अध्यायों में किया गया है। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उनमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी की जान लीजिए, उसके बाद वर्गीकरण करते हैं। तो यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण, ठीक है, इस ग्रंथ में जो वर्गीकरण किया 12 अध्याय में है। 12 अध्याय, यह प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ में जो वर्गीकरण है वो 12 अध्यायों में, ठीक है, 12 अध्याय में हुआ है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में 12 अध्याय में वर्गीकरण इसका किया गया है। और इसमें जो ये ग्रंथ उन्होंने शुरू किया है, शुरू में उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने शुरू में जब ग्रंथ शुरू किया है तो उन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने इस ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ को लिखने के लिए कुल 18 ग्रंथों का स्रोत लिया था। 18 ग्रंथों का स्रोत, ठीक है, कुल 18 ग्रंथों से इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए सहयोग लिया था। और इसका वर्गीकरण इन्होंने 12 अध्याय में किया था। इन्होंने जब ये इसका वर्गीकरण करना शुरू किया है, लिखना शुरू किया, उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस ग्रंथ में शुरू में राम के जन्म काल को दर्शाया गया है। याद रखिएगा, जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ है, इसमें राम शुरुआत में, ठीक है, शुरू में राम के जन्म से संबंधित उनके जन्म काल को दर्शाया गया है। जन्म काल को दर्शाया है सर्वप्रथम, ठीक है। शुरू में ग्रियर्सन ने राम के जन्म काल को दर्शाया है, यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इस ग्रंथ में राम के शुरुआत में राम के जन्म काल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने दर्शाया है। और एक लिखा है, एक पद लिखा है उन्होंने कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है, भय प्रकट, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, ठीक है, आगे भी बहुत है, ठीक। तो इन्होंने जब इस ग्रंथ की शुरुआत किया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, तो उसमें सबसे पहले वर्णन इन्होंने राम की जन्म काल को इन्होंने दर्शाया है। और ये कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इन्होंने यह पद लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह लिख करके इन्होंने इसको शुरू कर दिया है। इस ग्रंथ का वर्गीकरण इन्होंने इसके बाद शुरू किया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है, शुरुआत में इन्होंने राम के जन्म काल का वर्णन किया है, ठीक है। अब आइए इनका वर्गीकरण हम करके आपको बता देते हैं। इन्होंने जो इसका वर्गीकरण किया है, कुल 12 अध्यायों में है, ठीक है।
तो 12 अध्याय को हम एक-एक करके लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। इन्होंने जो पहला वर्गीकरण किया है उसे चारण काल कहा है। चारण काल, उसे चारण काल नाम दिया है, जो कि 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। सबसे पहला इन्होंने वर्गीकरण क्या है? चारण काल। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल से वर्गीकरण किया है, जिसमें 700 से 1300 ईस्वी के बीच के कवियों को रखा है। उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, दूसरा काल इन्होंने किया है। 15वीं 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ठीक है? पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण डॉक्टर ग्रियर्सन ने दूसरा काल इन्होंने निर्धारित किया है। दूसरा अध्याय इन्होंने, पहले अध्याय में चारण काल 700 से 1300, और दूसरे अध्याय में इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण को रखा है। तो उन्होंने तीसरे अध्याय में रखा है, क्या रखा है तीसरे अध्याय में? जायसी के प्रेम काव्य, जायसी के प्रेम काव्य। पहला अध्याय चारण काल 700 से 13 ईस्वी, दूसरा अध्याय 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तथा तीसरा अध्याय जायसी का प्रेम काव्य। यह 1540 ईस्वी इसका रखा है, 1540 एडी इसका समय इन्होंने निर्धारित किया है। जायसी का जो प्रेम काव्य, तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय इन्होंने रखा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। चौथा अध्याय में ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, संप्रदाय। चौथे अध्याय में इन्होंने शामिल किया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जो 500 से 1600 तक माना जाता है, जो 500 एडी से 1600 तक इन्होंने रखा है। ये 500, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन मत करिएगा, 700 इन्होंने रखा है, इस तरह से हम बता दे रहे हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 500 एडी से 1600 एडी तक इन्होंने, 500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक इन्होंने रखा है। 5वें अध्याय में इन्होंने मुगल दरबार रखा है, मुगल दरबार। ठीक है, 5वें अध्याय में मुगल दरबार। तो 5वें अध्याय में इन्होंने मुगल दरबार रखा है। इसके बाद 6वां अध्याय, थोड़ा और नीचे कर दे रहे हैं कैमरा। 6वें अध्याय में, ये 6वां अध्याय है, उसमें तुलसीदास जी को रखा है। तुलसीदास, 6वें अध्याय अगर पूछता है तो याद रखिएगा, 6वें अध्याय में तुलसीदास जी को इन्होंने रखा है। किसको? तुलसीदास जी को। 6वें अध्याय में तुलसीदास जी के मूल पाठ और अन्य राम गाथा, इसको 2 भागों में रखा इन्होंने, का मूल पाठ तथा ख ख में इन्होंने क्या रखा है? राम गाथा। याद रखिएगा कि ये 6वें अध्याय में तुलसी बाबा को इन्होंने रखा है। तुलसी बाबा को जो उन्होंने अध्याय रखा, उस अध्याय में मूल पाठ है और दूसरे में राम गाथा है। इतना लिख लीजिए, मैं मिटा करके ऊपर से फिर से लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। 6 अध्याय हो गए, 12 अध्याय अभी नहीं, 6 ना 12, कुल 12 अध्याय ना, तो 6 अध्याय अभी और है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। 6 अध्याय हो गया,
अब हम 6 अध्याय और लिखने जा रहे हैं। 6वें हमने तुलसीदास जी को रखा था, जिनमें मूल पाठ और रामगाथा रखा। 7वां अध्याय, जो 7वां अध्याय है, ठीक है, 7वें अध्याय में रीति काव्य को इन्होंने रखा है। रीति काव्य डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो 12 अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है ग्रंथ का, तो 7वें अध्याय में उन्होंने रीति काव्य को रखा है। यह 1580 से 1692 इसका समय रखा है। 1580 से 1692 AD, यह ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने जो 7वां अध्याय रखा है उसे रीति काव्य नाम दिया है। 7वें अध्याय को रीति काव्य नाम दिया गया है, याद रखिएगा। 7वां अध्याय रीति काव्य है, जिसको इन्होंने 1580 से 1692 ईस्वी तक के समय को निर्धारित किया है। 7वें अध्याय में रीति काव्य 1580 से 1692। अब आइए 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि हैं। 8वें अध्याय में तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि इन्होंने रखा है। तो 8वें अध्याय में तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवियों को इन्होंने रखा है। ये 8वां अध्याय इन्होंने 16वीं AD से 1700 AD तक इन्होंने इसका काल निर्धारण किया है। तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि इन्होंने 8वें अध्याय में रखा है, जो कि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच इन्होंने रखा है। इन्होंने इसमें 2 भाग किया है। धार्मिक काव्य, ठीक। ख का जो शामिल किया इन्होंने, क्या किया उसमें, अन्य काव्य पुनर्जागरण काव्य। इसको जो अन्य पुनर्जागरण काव्य है वो पुनर्जागरण, ठीक है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी को इन्होंने तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवियों को रखा इसमें। ये 8वें अध्याय में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि इसी 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, इसी भक्ति काल को, ठीक है, इसी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसी 16वीं 17वीं शताब्दी को क्या कहा है इन्होंने, देखिए, एक पूछता है स्वर्ण काल, एक होता है स्वर्ण युग, ठीक है। तो इसी 16वीं 17वीं शताब्दी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है, ग्रियर्सन ने इसी काल को स्वर्ण, इसी धार्मिक काल को, ठीक है, इसी युग के भक्ति काल को, इसी युग 16वीं शताब्दी के, ठीक है, 16वीं 17वीं को ही इन्होंने इसी भक्ति काल को, इसी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग, एक आएगा स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल नहीं, आपको स्वर्ण युग मारना है, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन का जो स्टेटमेंट है वह इसी 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी को ही भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है कि धार्मिक भक्ति काल स्वर्ण युग रहा है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। और इसी 16वीं 17वीं शताब्दी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है, ठीक है। तो कुल 8 हो गया। अब 9वां अध्याय, 9वें अध्याय में क्या शामिल किया इन्होंने, 18वीं शताब्दी का परिचय दिया है इन्होंने। 18वीं सदी का
परिचय दिया है, परिचय लिखा है इन्होंने। 18वीं सदी का 9वें अध्याय में इन्होंने 18वीं सदी का परिचय लिखा है। थोड़ा कैमरा नीचे कर दे रहे हैं। तो 9वें अध्याय में 18वीं सदी का परिचय दिया है इन्होंने। इसमें धार्मिक काव्य और अन्य काव्य, 2 काव्य शामिल किए गए हैं इनमें। धार्मिक काव्य, उस समय के जो धार्मिक थे काव्य थे, तथा अन्य काव्य, ठीक है, अन्य काव्य को इन्होंने जगह दिया। तो 9वें अध्याय में इन्होंने 18वीं शताब्दी का परिचय दिया है। इसने डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ में डॉक्टर ग्रियर्सन ने परिचय दिया है। किसका? 18वीं शताब्दी का परिचय दिया है। ठीक है, 9वां अध्याय हो गया। अब आइए 10वें अध्याय। 10वें अध्याय बताने से पहले अब मिटा करके ऊपर जा रहे हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। 10वें अध्याय में आइए, क्या है इन्होंने क्या लिखा है। 9 अध्याय हो गया, 10वां अध्याय। ठीक है, 10वें अध्याय में ग्रियर्सन ने क्या क्या लिखा है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इन्होंने इस ग्रंथ में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या 1800 से 1857 तक इन्होंने 1800 से 1857 ईस्वी तक निर्धारित किया है। 10वें अध्याय में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कैसा था, उन्होंने वर्गीकरण किस तरह से किया है। क में इन्होंने लिखा है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का पुनर्जागरण। बुंदेलखंड तथा बुंदेलखंड का पुनर्जागरण। ठीक है, बुंदेलखंड तथा बुंदेलखंड का पुनर्जागरण शामिल किया है। दूसरा, ख बनारस को, ख बनारस, ग अवध प्रांत को, और घ में विविध को, घ में विविध पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। ये हो गया 10 अध्याय। 10वें अध्याय में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कैसा था उसका इन्होंने वर्णन किया है। अब ये 11वां अध्याय। 11वां अध्याय में क्या है। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान इन्होंने 11वां अध्याय में शामिल किया है। 1857 से 1887 तक रखा है। 1857 से 1887 तक का इसका काल रखा है। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हिंदी और बिहारी ड्रामा नोट इसी में लिखा गया है। और 12वां पे इन्होंने विविध नोट लिया है। ठीक है, विविध नोट इन्होंने लिखा है। ये इनके ग्रंथ का वर्गीकरण किया गया है। इन्होंने 12 अध्यायों में वर्गीकरण अपने ग्रंथ को किया है ग्रियर्सन ने। आइए ग्रियर्सन के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ और जानकारियां इनके बारे में जान लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अंग्रेजी प्रभाव से माना है। इन्होंने पूछता है कि ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसके प्रभाव से, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अंग्रेजी प्रभाव से माना है। ठीक है,
अंग्रेजी प्रभाव से। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी के प्रभाव से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को इतिहास का दर्जा नहीं दिया है। इनका जो ग्रंथ है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखिएगा कि इनका जो ग्रंथ है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, उसके नियमों पर यह खरा नहीं उतरता। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि यह ग्रंथ, यह मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ को इन्होंने किस नाम से कहा है? इसको कहा है कि यह बड़ा वृत्त संग्रह है। बड़ा वृत्त संग्रह, क्योंकि ये इसी तरह से पूछेगा। वृत्त संग्रह, इस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह एक बड़ा वृत्त संग्रह है। ठीक है, वृत्त संग्रह। याद रखिएगा कि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा की उत्पत्ति, गार्था दत्तासी ये आपके ग्रियर्सन मानते हैं, और ग्रियर्सन की पुस्तक को रामचंद्र शुक्ल इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और इन्होंने कहा है कि ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, यह इतिहास की श्रेणी में नहीं आता। यह एक बड़ा वृत्त संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह ग्रंथ बड़ा वृत्त संग्रह है। देखिए जाओ चलिए कि ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तुलसीदास जी पर कुल 12 निबंध लिखे थे ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी पर कुल कितने निबंध लिखे थे? 12 निबंध लिखे थे। ठीक है, 12 निबंध लिखे थे। ग्रियर्सन तुलसीदास जी पर कुल 12 निबंध लिखा था। इसका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया था। ठीक है, इसका जो वाचन हुआ था, प्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद वियना में हुआ था। ठीक है, वियना में हुआ था। याद रखिएगा कि तुलसीदास जी पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तुलसीदास पर इन्होंने 12 निबंध लिखा था, जिसका प्रथम वाचन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था। प्राच्य विद्या विशारद संस्थान थी। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर एक रामचरितमानस का संपादन कर खड्गविलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया था 1889 ईस्वी में। इतना इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में एक स्टेटमेंट है, कुछ मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इस स्टेटमेंट को पूछता रहता है अक्सर कभी कभी, तो ऐसा ना हो कि इसी कारण कोई गड़बड़ हो जाए। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, मैंने लिखा है। आप उसको सुन लेंगे तो दिमाग में रहेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप मार देंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन जी के बारे में डॉक्टर नागेंद्र जी संपादित करते हैं। उन्होंने अपने संपादन में लिखा है कि हिंदी भाषा और साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, वह परिवर्ती इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की दृष्टि क्षेत्र निर्धारित करते हुए लिखा है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वयं लिखा है कि न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी भूमिका में लिखा है, ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं 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 मैं